हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस समय आप देख रहे हैं ठंड भी बहुत है, फिर भी आप जो है अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ठंड की ना परवाह करें। आराम से अपने विषय में बैठ करके बढ़िया तरीके से सारे विषयों की तैयारी करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और नया वर्ष भी शुरू हो गया है, तो नए वर्ष में एक चैलेंज लेना है आपको कुछ नया करने का। तो उसके लिए आपको फिजिक्स में सबसे पहले यही काम करना है। फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम को आपको सब्सक्राइब करना है जो पहली बार आए हुए हैं, और बाकी अपने साथियों को भी इसको शेयर करना, कमेंट और लाइक जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि आप कितना एक्टिव हैं। तो जो आपका 2020 का सेट 3 था उसका क्या नाम था, 340 XU। इसमें क्या किया, हमने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंड हमने बता दिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 का प्रश्न क्या है, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो आपको यहाँ पर जो अवतल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी दे रखी है और साथ में लेंस का जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखें कि जो अपवर्तनांक हम पढ़ चुके हैं, ANG, ANW, WNG, ये कैसे होता है। अगर कोई कांच का लेंस वायु में रखा है तो पहला माध्यम आपका वायु हो गया, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कहलाता है। और अगर वही कांच क्या है, पानी में हम डुबा दें, जल में डुबा दें, किसी लिक्विड में डुबा दें, तो पहला माध्यम क्या होगा, वो लिक्विड होगा, तो कहा जाता है उसे LNG या WNG। ठीक है। तो जब कभी भी कांच के लेंस को किसी द्रव में डुबा दिया जाता है तो वहां पर जल है तब WNG निकालेंगे पहले और फिर बाद में LNG निकालेंगे, या LNG निकालेंगे अगर लिक्विड है तो। अब निकलता कैसे, आपको पता है WNG बराबर होता है ANG बटे में ANW, या ऐसा कह सकते हो कैसे, LNG बराबर ANG अपान में ANL। तो यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से इसकी फोकस दूरी दे रखी है, क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इसमें अपवर्तनांक दिया है लेंस का वायु में, यह है उत्तर 5 का। 5 का हमें दिया है आपको ANG, यानी वायु में लेंस रखा है तो ANG दिया हुआ है आपको 1.5, और वायु में जो फोकस दूरी है उसे कहा जाता है FA। फोकस दूरी F होती है, A से एयर हो गया। वायु में फोकस दूरी दे रखी 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी माइनस की होती है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, अब इसे क्या किया गया, 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया गया, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ है किसके सापेक्ष, भाई जब द्रव यहां भरा हुआ है मान लीजिए तो इसके चारों तरफ वायु तो होगी, अर्थात वो होगा आपका ANL। ये दिया हुआ है आपका 1.6। ठीक बात। इसमें आपको लिक्विड में फोकस दूरी निकालना है, यानी कि FL निकालना है। ठीक। और साथ में लेंस की प्रकृति बतानी है कि डुबोने के बाद लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी। ये दो चीजें आपको बतानी बहुत आसान। वायु में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, वायु में फोकस दूरी 1/FA बराबर ANG -1 और 1/R1 -1/R2। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता होगा, वायु में इसलिए FA कह दिया इसको। अब क्या होगा, यहाँ द्रव में फोकस दूरी 1/FL हो जाएगी। ये हो गया आपका, ये आपका होगा LNG -1
1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देते हैं, फर्स्ट बटे सेकंड, इसे फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लो, तो फर्स्ट बटे सेकंड जब ऐसा हम करेंगे तो FL ऊपर पहुंच जाएगा, FL नीचे आ जाएगा, FL अपॉन FA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो जाएगा कैंसिल हो 1/FA, यानी पहले को भाग दिया तो P ऊपर रहेगा, ANG माइनस 1 और बटे में क्या हो जाएगा, LNG माइनस 1, ये इतना आपके पास बचेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास ANG तो है लेकिन आपका LNG नहीं है, तो LNG निकालना पड़ेगा, LNG बराबर लगा दो, LNG बराबर हो गया ANG अपॉन में ANL, यहाँ से मान लगा दीजिए, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.6, मतलब घटा दीजिए तो 15/16, इस तरह से देख लीजिए आप, ये LNG का मान है। अब यहाँ पर हम सारे मान देंगे जो ऊपर आपको दिए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको बहुत आसान तरीके से। ये मान रखिए आप, इसमें FL का मान तो हमें निकालना है, FA का मान कितना है, देखिए FA का मान है -20, ठीक है, और ANG का मान है 1.5 -1, और नीचे LNG का मान है 15/16 -1, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इसको वैल्यू इसकी घटा उड़ा दें, क्या करना है, देखो यहाँ से हम 1.5 में से 1 घटा दें 0.5 आ जाएगा, नीचे देखिए 15 - 16, ये 16 कम 16 हो जाएगा, तो 15 में से 16 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, -1/16, ठीक है। अच्छा, और ये वाला 16 इसकी गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, FL अपॉन में माइनस का 20 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 16 × 80 8.0, यानी कि F माइनस कट गया, FL बराबर क्या हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको देखना है अच्छी तरह से, सारे मान आपने रख लिए यहाँ से, ANG -1, LNG -1, LNG का मान यहाँ से निकाल लिया, इतना आ गया, ठीक है। और फोकस दूरी के लिए वाई में रखा हुआ अवतल लेंस है, इसलिए वो -की होगी, बिल्कुल ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी जो आई है वो प्लस की आई है, इसका मतलब ये हुआ कि लेंस को डुबाने के बाद वो लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस जैसी उसकी प्रकृति हो जाएगी। देख लीजिए आप सही से, बहुत अच्छा सवाल है, इसे जरूर कर लेना, इस पेपर में हो सकता है जरूर आपको देखने को मिले, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए, थोड़ा हम इसमें बढ़ाते हैं, अब 5 खा के बाद 5 खा की बारी है। 5 खा जो दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष आया भी था, उत्तर नंबर 5 खा। 5 खा में क्या है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आपको जो सूत्र है कौन सा निकालना है, n बराबर sin a प्लस डेल्टा m अपॉन में 2 और sin a/2, ये आपको उसका फार्मूला निकालना है। इसके लिए क्या है, बहुत आसान तरीके, सबसे पहले हम प्रिज्म बनाते हैं, ये आपने प्रिज्म बना लिया, ये प्रिज्म आपका बन गया, इसका नाम लिख लो ABC, ये प्रिज्म का आधार है, ये आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पर कोई प्रकाश किरण आके गिरती है, देखिए प्रकाश किरण इस पर आके टकराए, टकराने के बाद ये P की किरण इस पर आके टकराई मान लीजिए, ठीक है, और
ये क्या करेगी, ये अभिलंब हो गया, देखो ये अभिलंब हो गया, अभिलंब की ओर झुके क्योंकि संग माध्यम है, ये झुक गई देखो थोड़ी, और ये इस तरह से इस आधार के समांतर हम बना देंगे। यहाँ पर भी अभिलंब होगा, यहाँ पर भी अभिलंब बना दीजिए इस करके, और इस तरह से सरल से बाई हो जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इस तरह से ये जाएगी। ये आपका आपतन कोण है आई, ये आपका निर्गत कोण है, इसे आई डैश कह सकते हैं। ये आपका कौन सा कोण हो गया, अभिलंब और अपवर्तन के बीच बना कोण अपवर्तन कोण हो गया। इधर भी अपवर्तन कोण है, इसमें आर डैश, इनको क्या करते हैं नीचे तो बढ़ा दें इस तरह से, तो ये काट देंगे। ये मान लीजिए क्या है बिंदु ए बी सी, और इसको भी आगे बढ़ाइए डॉटेड ऐसे करके सीधा, इसको पीछे बढ़ाइए, तो ये क्या है विचलन कोण आपका डेल्टा हो जाएगा। ये बिंदु आपका डी हो गया और ये बिंदु आपका ई हो गया, ठीक है। एक बार फिर समझ लें, ये PQ आपका तो किरण है प्रकाश की, जब से टकराएगी तो QR दिशा में अपवर्तित हो जाएगी और RS दिशा में निर्गत हो जाती है, ठीक। इसका आपतन कोण I हो गया और अपवर्तन कोण R हो गया, निर्गत कोण I डैश, और इसका जो है निर्गत अपवर्तन कोण आपका R डैश है, ठीक है। PQ कोण को आगे बढ़ाएंगे और निर्गत कोण को पीछे हटाएंगे, तो जहां कांटे को कोण बनेगा वो आपका विचलन कोण कहलाएगा डेल्टा, ठीक। तो और ये क्या है यहाँ पर, ये जो है कोण है, ठीक। ये बात आप समझ गए हो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह से, देखो ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विचलन कोण की। विचलन कोण कैसे ज्ञात करते हैं, विचलन कोण ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा, कौन सा कोण, आपका कोण हो गया DQR, कोण DQR बराबर क्या हो जाता है, ये पूरा कोण जो है वो I के बराबर, इसका समूह कोण है, ठीक है। और ये R है तो R I में से R हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा I माइनस R। अब कोण कौन सा, ये वाला DRQ, DRQ बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण जो है I डैश है तो ये भी क्या होगा पूरा I डैश हो जाएगा, अर्थात I डैश में से R डैश हटा तो आपका हो गया I डैश माइनस R डैश, ठीक बात, ये बात आप समझ गए। अब देखिए विचलन कोण हम डेल्टा के लिए क्या करते हैं, विचलन कोण डेल्टा के लिए देखिए, विचलन कोण डेल्टा क्या होगा, ये जो कोण है वो इस कोण और इस कोण का बहिष कोण है, इसका और इसका बहिष कोण है। बहिष कोण अपने सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात कोण कौन सा DQR प्लस कोण DRQ, ठीक, इसमें मान रख दीजिए, तो इसका मान है आपका I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश, इसको पास में लिख लीजिए, तो डेल्टा बराबर हो गया I प्लस I डैश, इधर लिख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस काम ले लेंगे तो R प्लस R डैश, ये समीकरण 1 मान लो इसके, ठीक हो गया। अब तो ये बात हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है हमारे पास, कौन सा AQE और R, चतुर्भुज AQER में चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, अर्थात उनके आमने सामने के कोणों का जो जोड़ है वो 180 अंश होता है। इसके सामने कोण ये, इसके सामने कोण ये, इन दोनों का योग क्या होगा, इसका और इसका बना 180 का, अर्थात A प्लस B बराबर 180, ठीक है। समूह चतुर्भुज के समूह कोणों का योग है। और देखिए त्रिभुज कौन सा है इसमें, ये तो चतुर्भुज में बात आ गई, अब त्रिभुज देखिए कौन सा, त्रिभुज QER, त्रिभुज QER में देखिए इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जो योग है उसके बराबर होगा 180 के, अर्थात R प्लस R डैश प्लस E बराबर हो गया 180। आप देखिए
इनका योग भी 180 है, इनका योग भी 180 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। जब ये बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस ई बराबर आर प्लस आर डैश प्लस ई से कट गया, तो a बराबर क्या आ गया आर प्लस आर डैश। ये समीकरण 2 मान लीजिए, उसके लिए देख लीजिए आप अच्छी तरह से, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन कोणों को निकाल लीजिए, डी क्यू आर और डी आर क्यू, ठीक। फिर इसके बाद विषम कोण देख लें। विषम कोण बहिष्ठ कोण आपको पता है, बहिष्ठ कोण अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक बात। अब इसके बाद में अल्पतम विचलन की स्थिति हम देखते हैं क्या होगी। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या है, अल्पतम विचलन की स्थिति क्या कहलाती है, यदि पृथ्वी को है अल्पतम विचलन की स्थिति में है, इसका अर्थ क्या होगा, जो आपतित प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात अगर ये आधार के समांतर हो जाए, अर्थात क्यू आर वीसी के समांतर है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति कहलाती है। और ऐसी स्थिति में निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह बात में लिखनी होगी, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है या न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, तो क्या होगा, यहां से आपका आई डैश जो है आई के बराबर हो गया, आर डैश बराबर हो गया आर के, और जो कोण है डेल्टा वो डेल्टा एम के बराबर हो गया। मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन आ जाएगा, अल्पतम विचलन आ जाएगा। ये सारे मान कहाँ रखेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये मान समीकरण 1 में रखने, ठीक। एक समीकरण आपका यहां है, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 1 तथा 2 में रखो, दोनों में रखेंगे समीकरण 1 व 2 में रखने का, ठीक है। समीकरण 1 में रखें तो यहाँ डेल्टा जगह पे आ जाएगा डेल्टा एम, आई प्लस आई डैश की जगह पे आई आ जाएगा, आई प्लस आई माइनस इसमें क्या हो जाएगा आर प्लस आर, ठीक हो गया। तो ये डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा यहां से 2i, और इधर देखिए ये जो मान है आपका, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं यहां से, यहाँ ये समीकरण इसको एक ये नाम मान के यहाँ कर लेते हैं, इसकी जगह पे क्या रखा था हमने a, तो इसकी जगह पे a कर लेते हैं, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा i प्लस आई डैश माइनस a। अब ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का a, ठीक। अब क्या होगा, इसको a को इधर ले आओ, तो 2i बराबर हो गया a प्लस डेल्टा m, ठीक है। तो डेल्टा i बराबर क्या हो गया a प्लस डेल्टा m बटे में, तो ये आपका i का मान आ गया था। आप देख लें अच्छी तरह से, इस u का मान है r प्लस आर डैश, आपको पता है a के बराबर है, तो हमने एक चीज का a रख दिया, a अपनी जगह पे है डैश, और समीकरण में मान हम जो है लास्ट में रख देंगे इसमें उठा के। अब देखिए आई का मान तो आ गया आपके पास, अब आर का मान निकालते हैं। आर का मान कैसे निकलेगा, देखो आर के मान के लिए देखो समीकरण आपके पास ये 2 दिया हुआ है, देखिए 2 समीकरण में क्या है आपके पास, a बराबर आर प्लस आर डैश क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, तो a बराबर हो गया 2r, तो r बराबर हो गया a बटे 2, ठीक है। अब r और i के मान आ गए हैं, तो स्नेल के नियम से निकाल सकते हैं। देखिए स्नेल के नियम से अपवर्तनांक n बराबर
क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। यहाँ से क्या करें मान रख लीजिए साइन आई का मान है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और बटे में साइन ये बटे 2। इस तरह से आपका इसमें नियम से अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर। आई और आर के मान भी हम निकाल सकते हैं वो यहाँ रख दीजिए। और इस तरह से प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये आपका एक सूत्र आ गया, बहुत अच्छा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट किसी भी पेपर में पूछा भी गया था। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद में 5 का अगला प्रश्न नंबर 5 का उत्तर नंबर 5 का देखिए 5 गांव में क्या है, किसी धातु के पृष्ठ से निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। ठीक है, आवृत्ति की परिभाषा दीजिए, इस ग्राफ से प्लांक नियतांक का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए निरोधी विभव और आवृत्ति में ग्राफ जो है क्या हो जाएगा, बहुत आसान ग्राफ है, ये हो गया। ये आपकी आवृत्ति है, फोटॉन की न्यू इस डायरेक्शन, इधर आपका निरोधी विभव है। निरोधी विभव निरोधी विभव आपका इधर आ गया और निरोधी विभव जो होता है वो आपका होता है V0। इस डायरेक्शन में आपका क्या बनेगा V0। ठीक है, तो निरोधी विभव और आवृत्ति में इस तरह से क्या हुआ है, ग्राफ प्राप्त हो गया आपके लिए। ये ग्राफ है निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में। देख लीजिए आप देहली आवृत्ति की परिभाषा। देहली आवृत्ति की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कम आवृत्ति पर उत्सर्जित नहीं होते हैं, वो आपकी देहली आवृत्ति ν0 कहलाती है। अब इसके आधार पे हमें क्या निकालना है, प्लांक नियतांक h का मान निकालना है, क्या होता है देखिए। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। ये आपका, इसको पीछे पर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से ये थीटा एंगल हो गया, ये आवृत्ति है आपको पता है, और इधर आपका ये यहाँ जहाँ कट मारता है न्यूनतम आवृत्ति है, देहली आवृत्ति का निशान है। चलिए, और ये आपका निरोधी विभव इस डायरेक्शन में V0। ठीक, और ये जो मान है आपका, यहाँ पर जो अधिकतम गति ऊर्जा E होती है वो आपका EV0 होती है। ठीक है, और एक समीकरण आपको पता है E बराबर क्या होता है, h माइनस W। इस तरह से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये W अपॉन, ये वैल्यू कितनी है, W अपॉन E बराबर h0 अपॉन E, ये इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांक नियतांक h कैसे निकालते हैं, प्लांक नियतांक h का मान निकालना है, कैसे निकालते हैं देखो, हम जानते हैं क्या, E के बराबर क्या होता है, h माइनस W होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम जो E है इसकी जगह क्या कर देंगे, EV0, और ये क्या हो जाएगा आपका h माइनस W। E से भाग दे दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा h अपॉन E W। ठीक है, इसकी तुलना करते हैं, की तुलना किसे करते हैं, y बराबर
mx प्लस सी, ठीक है, ई से भाग दे तो यहाँ भी आएगा ये, y बराबर mx प्लस सी से हमने क्या किया, इसकी तुलना कर दी तो देखो m बराबर कितना आ गया, हमें क्या निकालना है, प्रवणता निकालनी है, h का मान निकालना है, तो h अपान ये भी तो है, तो क्या करेंगे m का मान जो है वो h अपान ई हो गया। m क्या है, ढलान यानी प्रवणता है, कौन सी, ये थीटा एंगल से जो इसका मान आ रहा है, तो यहाँ से m बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक, ये प्रवणता ढलान, ये कराता है ढलान का ग्राफ, ढलान आपका दिया है h अपान ई, ठीक है, और इसका मान क्या होता है, आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में मान लो यहाँ निकालना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन इसका मान क्या है, ई भी 0, और इतना मान क्या है आपका न्यू, अर्थात यहां से मिनिमम आवृत्ति से, कहां से, यहां से और यहां तक जब ये पहुंचता है तब क्या होगा, इसमें जो आवृत्ति में परिवर्तन है वो डेल्टा न्यू है, ठीक है, और जब ये यहां से पहुंचता है यहां पर ऐसे करके तो यहां पे जो परिवर्तन आएगा वो डेल्टा v0 आएगा, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, जो परिवर्तन आपका है वो डेल्टा v0 अपान में डेल्टा न्यू, ठीक, ये वैल्यू आपकी डेल्टा v है यहां से यहां तक, तो जब ये इतनी है तो ये भी इतना ही होगी, अर्थात डेल्टा v0 विरोधी विभव में परिवर्तन, ठीक, और यहां से आवृत्ति में परिवर्तन, तो लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा इतना हो गया बराबर h अपान ई, तो यहां से h की वैल्यू निकाल लेंगे, h बराबर हो जाएगा, इसे गुणा कर दो ई डेल्टा v0 अपान में डेल्टा न्यू, तो ये इस तरह से इसका मान आ जाता है, आप देख लें, बहुत आसान तरीके से बता दिया हमने आपको, और आप जब कुछ ना याद रहे तो आप सीधे ये लिख दिया करें, h बराबर ई डेल्टा v0 अपान में डेल्टा न्यू, तो भी आपका काम चल सकता है, देख लें अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, किसी का अथवा दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 का अथवा, पांच गा का अथवा, 5 गा का अथवा, देखिए अथवा में क्या है, अथवा में आपको दिया हुआ है 5000 तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश देने वाले 50 वाट के एक वर्णीय प्रकाश रोध से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए, बहुत आसान है, इसमें आपको तरंगदैर्घ्य रखिए लैम्डा, लैम्डा बराबर दिया है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो गया, इसे कर सकते हैं प्लस की 3 घात, इसमें घट जाएगी तो 5 गुणा 10⁻7 मीटर, ठीक बात। अच्छा, 40 वाट के वर्णीय प्रकाश रोध से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या, अर्थात एक सेकंड में जो है वो 40 वाट ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में जो ऊर्जा है वो कितनी है, 40 जूल पर सेकंड कह सकते हो आप, वाट क्या है, जूल पर सेकंड ही तो होता है, अर्थात ये जो B का मान है वो आपका 40 वाट दिया हुआ है, P बराबर आपका 40 वाट है, ठीक, और फोटॉनों की संख्या निकालनी है, फोटॉनों की संख्या n आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखिए एक फोटॉन की जो ऊर्जा कितनी है वो होता है hc अपान लैम्डा, एक फोटॉन की ऊर्जा है क्या होती है, hc अपान लैम्डा, अगर n फोटॉन है अर्थात एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, अब उसमें इतने शक्ति से क्या है n फोटॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, अर्थात n से गुणा कर दो, ये कुल आपकी ऊर्जा आ गई, और ये कुल फोटॉन की ऊर्जा इस ऊर्जा के बराबर होगी, अर्थात P बराबर आपका hc अपान लैम्डा, तो यहाँ से क्या करेंगे, n का मान निकाल लीजिए, P गुणा लैम्डा बटे में hc, इनके सबके मान दीजिए, P क्या है, वैल्यू दे रखी है आपको 40 गुणा लैम्डा का मान है 5 गुणा 10⁻⁷,
और h का मान है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड गुणा c का मान 3 गुणा 10 की घात 8। तो अब देखिए जो काटने वाली चीजें काट लो उसे, तो यहाँ से दशमलव हटा के 0 बढ़ा लीजिए आप यहाँ, ठीक। और बाकी 2 से काट लो, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 200, ठीक हो क्या? ठीक है, इतना आ गया। अब इसी से गुणा कर दो, 200 गुणा 5 यानी 1000, 1000 और बटे में कितना आ जाए 99। घात की बात करते हैं, देखो ऊपर 10 की घात माइनस 7 है और नीचे वाली घात ऊपर पहुंच जाएगी, देखो माइनस के 34 है और 8 है किसके प्लस के, तो घटा दीजिए यहाँ से, 34 में 8 का 26 बचा, तो गुणा 10 की घात 26 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगी, वो आपकी हो जाएगी प्लस के 26, ठीक है। प्लस के 26 में से क्या करेंगे हम, इसको घटा देंगे 7, तो कितना बचेगा 19 बचेगा, और एक घात यहाँ से ले लीजिए, यानी कि यहाँ कर लो 100 बटे 99 गुणा यहाँ एक घात इसमें जुड़ जाएगी 26 27 हो जाएगी, 27 साल में 20, 10 की घात 20 हो गई। इसको भाग देंगे तो लगभग क्या होगा, एक ही बार जाएगा, 99 100 में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो लगभग जो है 10 की घात 20 ये आपके फोटान आ जाएंगे, ये आपका उत्तर हो गया। 5 घा के बारे में, 5 घा जो है अच्छा क्वेश्चन है।